हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में होने वाली है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर में? 1 नंबर में। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में आता है तो उसमें आपको ऑप्शन टिक करने के लिए आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया जाता है जिसमें से राइट आंसर जो होता है उसको आपको क्लिक करना होता है, मतलब करेक्ट करना होता है कि 4 में से आपके राइट आंसर कौन कौन है। इसी तरह बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके आंसर को आपको एक लाइन में या तो 2 वर्ड 3 वर्ड में, जिस हिसाब से जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे नहीं आए हैं वो भी आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, और इसके साथ साथ पीछे की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, जो भी बच्चा अभी पीछे की क्लासेस नहीं देखा है, नहीं किया है, वापस से वो जाके देख लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैठ जाए, टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं रह गया है, जो टाइम है। ठीक है, ठीक है, जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, अब आप कोशिश करो नवंबर, बस इतना करके रखो कि नवंबर तक खत्म करने हैं। ठीक, चलो बेटा, पहला क्वेश्चन आपका है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। बताइए एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैं आपको वहां पे बताई थी बेटा, एटीपी का फुल नेम पूछा जाता है ना, कि एटीपी को फुल नेम क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? बताओ, है किसी बच्चे को पता? तो बेटा एटीपी का जो फुल नाम होता है, आंसर क्या लिखोगे? एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है आंसर में, ठीक है, एडिनोसिन, क्या लिखोगे? एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का। देखो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी कि देखो ये हमारा जो ये एटीपी हमें मिली कहाँ से? माइट्रोकांडिया के अंदर। बेटा माइट्रोकांडिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ईटीएस चलता है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी में जो हम भोजन खाते हैं श्वसन होता है। श्वसन के द्वारा हमारे बॉडी में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक, ओके, चलो, हो गया सभी बच्चे का। अगला देखो, मेरे साथ आपको नोट करते हुए चलने हैं। ठीक है, नोट करते हुए चलने, ऐसा नहीं कि नोट ना करें। ठीक है, अगला देखते हैं। अमीबा में गति किस प्रकार से होती है? बताइए, अमीबा में गति किस प्रकार से होती है? जो अमीबा होते हैं, देखो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, फ्लैजेला, इनके पास हमारे जैसा पैर नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास पैर है ऐसे अमीबा के पास पैर नहीं है। तो बताइए अमीबा में किस प्रकार से गति होती है? क्या अमीबा में किस भाग से गति होती है ना? ये जो अमीबा है ना, अभी अमीबा यही होता है बेटा। अमीबा का जो आकार होता है वो कभी भी निश्चित नहीं होता, है ना। और इसमें इस अमीबा का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ इस अमीबा में क्या होंगे? साइटोप्लाज्म भी होता है इसका। ठीक है, क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। तो इनमें किस प्रकार की गति होती है? बताइए, किस प्रकार की गति इसमें होती है? देखो इनके बॉडी में आपको कहीं पे भी फ्लैजेला या सीलिया नहीं नजर आ रहे। कहीं पे भी आपको इसके बॉडी में फ्लैजेला या सीलिया दिख रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे बेटा आप आंसर में लिखोगे अमीबा में गति कूटपाद के द्वारा होती है। किसके द्वारा होगी? आंसर में लिखोगे। ठीक, इसका आंसर लिखोगे अमीबा में। ठीक है, अमीबा में गति, ठीक है, अमीबा में गति कूटपाद के द्वारा, ठीक है, कूटपाद के द्वारा होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, द्वारा होती है।
क्योंकि कूटपाद, क्यों? क्योंकि इसमें कूटपाद पाए जाते, बाकी कोई भी सीलिया या फ्लैजेला नहीं होते। इसलिए जो अमीबा होती है, अमीबा में जो गति पाई जाती है वो कैसी होती है? वो कूटपाद के द्वारा, यानी अमीबा का जो कूटपाद वाला भाग होता है उसी भाग से वो मूवमेंट करता है, यानी कि गति करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। किसके लिए? भोजन के लिए। बेटा कोई भी एक जीव है वो भोजन के लिए इधर से उधर क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं, है ना? कोई भी एक जीव है जो भोजन के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, तो वो भटक किसके लिए रहे? भोजन की खोज में। किसके लिए? भोजन की खोज में वो इधर से उधर क्या करते हैं? भटकते हैं। जैसे हम मानव हैं, वो हमें भोजन करने के लिए, हम अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना? इसीलिए अमीबा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो अमीबा में किसी भी प्रकार का सीलिया या फ्लैजेला नहीं है, तो उनमें कूटपाद पाया जाता है। कूटपाद अमीबा का एक भाग है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा का पाचन कैसे होता है? बताइए, अमीबा का पाचन कैसे होता है? क्योंकि भाई अमीबा भी खा रहा है, कोई भी एक छोटा से छोटा जीव है, एक बड़ा से बड़ा जीव है, सब भोजन खा रहे हैं। जब भोजन खा रहे तो ऐसा नहीं कि एक बार उसने भोजन खाया और भोजन खाने के बाद फिर उसको जरूरत नहीं है ना? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? पाचन होगा। तो अमीबा में पाचन होता है। बताइए, जो अमीबा है, अमीबा का पाचन कैसे होता है? बताइए। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे कि देखो बेटा, अमीबा में किसी भी प्रकार का, जो अमीबा होता है उसमें किसी भी प्रकार का पाचन अंग नहीं होता। जैसे हम मानव में हमारा पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र मुख हो गया, दांत हो गया, आमाशय आती है, सारे हमारे पाचन तंत्र के भाग आते हैं। लेकिन अमीबा जो होता है, अमीबा में किसी भी प्रकार का पाचन अंग नहीं पाया जाता है। तो आप लिखोगे कि अमीबा में जो पाचन होगा, ठीक है, किसमें होगा? अमीबा में पाचन कैसे होता है? तो अमीबा में अंतःकोश की पाचन होता है। कैसा होगा? अमीबा में एंजाइम की सहायता से या एंजाइमों की सहायता से एंजाइमों की सहायता से अंतःकोश की, ठीक है, क्या होगा? अंतःकोश की पाचन होता है। कैसा पाचन होगा? अंतःकोश की पाचन होता है। ठीक है, लिख दिए, एक नंबर मान लो एग्जाम में आ गया, लिख दिए, एक नंबर आपका रेडी। ठीक है, तो अमीबा में कैसा पाचन होता है? अमीबा में जो पाचन होगा वो कैसा होगा? अंतःकोश की पाचन होता है। किसके हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से, क्योंकि अमीबा में किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र नहीं होता। ठीक है, किसी भी प्रकार का वहां पे आपको पाचन तंत्र देखने के लिए नहीं। ओके, हो गया बेटा, साथ में नोट करते हुए चलो, छोड़ना नहीं है, साथ में नोट करते हुए चलने हैं। ठीक है, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो सभी बच्चे, सभी बच्चे फटाफट नोट करो। अगला, कोशिका में, कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? मान लो कोई एक सेल है ना? देखो कोई भी सेल है, तो सेल में हमें क्या, सेल कोशिका के अंदर ही हमें क्या होता है बेटा? ऊर्जा मिलती है। तो कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए, क्या कोशिका का पावर हाउस हम किसको कहते हैं? कौन हमारी सेल का पावर हाउस है? कोशिका का ऊर्जा घर किसे हम कहते हैं? है किसी बच्चे को पता? कोई बच्चा बता सकता है? तो बेटा आंसर में क्या लिखोगे? कोशिका में पावर हाउस माइट्रोकांड्रिया को कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे? कोशिका में पावर हाउस माइट्रोकांड्रिया को, ठीक है, माइट्रोकांड्रिया को कहते हैं। ठीक है, साथ साथ नोट करते हुए चलने आपने। क्या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस कौन है? जिसमें आपको माइट्रोकांड्रिया दे दिया जाएगा, राइबोसोम दे दिया जाएगा, केंद्रक दे दिया जाएगा, लाइसोसोम, कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। एक राइट आंसर दे दिया जाएगा और बाकी दो तीन उसका अपोजिट दे दिया जाएगा। ठीक है,
तो आप क्या हमेशा आंसर क्या बताओगे कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसको हम किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, ओके, तो नोट करते हुए चलने हैं। हो गया सभी का, नोट करोगे साथ साथ बात के लिए छोड़ोगे तो बात की तरह ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे साथ नोट करते हुए चलने, मैं आपको टाइम भी दूंगी 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट समझो और 1 मिनट में आपको नोट करने के लिए टाइम भी दूंगी। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। पौधे हरे क्यों होते हैं, पौधे जो होते हैं हरे क्यों होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है ना, जब हम छोटे बच्चे थे, अब तो हमें नॉलेज हो गया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता है लेकिन नाम नहीं याद होगा। लेकिन हम जब छोटे रहते हैं तो हमें अंदर ये जरूर उठता है, ठीक है, कि जो पेड़ पौधे हैं वो हरे क्यों दिखाई देते, मतलब जितने भी सारे पौधे हैं सारे, भले उनकी आकार आकृति चेंज है ना, आकृति भले चेंज है लेकिन उनका जो रंग है, सारे का रंग कैसा है, हरा है। या हम पत्ती की बात करेंगे, जो पत्तियां होती है किसी भी पेड़ की, जो पत्ती, ऐसा नहीं होता किसी किसी पौधे की पत्ती लाल है तो किसी की सफेद है, भले उसका पुष्प रंग बिरंगा होगा, है ना, फ्रूट भले ही रंग बिरंगा होगा, लेकिन जो पौधे होते हैं वो हमेशा हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो पौधे हरे क्यों होते हैं, रीजन क्या है, आंसर लिखोगे बेटा, पौधों में क्लोरोफिल, ठीक है, पौधे में क्लोरोफिल या क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे, पौधों में क्लोरोफिल क्लोरोफिल नामक हरे रंग का हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं, कि क्या होते हैं, हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण पौधे हरे होते हैं। यानी कि जो पौधे हैं, है ना, किसी भी पौधे की, अगर आप प्लांट्स की बात करोगे, मानो ये पौधे की आपको तना जो हो गया है ना, आगे चल के तना, पहले आप किसी भी पौधे को लगाते हो तो वो आपको ग्रीन दिखाई देती है ना, लेकिन बाद में उसका जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है धीरे धीरे। जो तना होगा, तना का आपको रंग चेंज दिखेगा, लेकिन ये जो पत्तियां होती है, पत्तियां हमें कैसी दिखाई देती है, हमेशा ये हरी दिखाई देती है ना। तो ये पत्तियां हमेशा हरे क्यों दिखाई देती है, रीजन क्या होता है हरे दिखने का, तो इस पत्ती के अंदर, ठीक है, इस पत्ती के अंदर क्लोरो मीजोफिल सेल होती है। कौन सी सेल होती है, मीजोफिल सेल होती है। और मीजोफिल कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में, है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट, यानी कि वर्ण को हम कहते हैं पिगमेंट, पाया जाता है, जिसके वजह से जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की दिखाई देती, कैसे दिखाई देती है, वो ग्रीन कलर की दिखाई देती। ठीक है, हो गया। अगला, परजीवी किसे कहते हैं, बताओ, परजीवी किसे कहते हैं, हम किसे सौंप, यानी कि परजीवी, परजीवी है ना, मतलब वो किसी दूसरे के बॉडी पे क्या हो, जिंदा हो, है ना, क्या है, जो किसी दूसरे के शरीर पे क्या करता हो, निवास करता हो, जैसे उसका खुद का कुछ ना हो, है ना। तो बताओ परजीवी किसे कहते हैं, हम पर पोषण के आधार पे हम परपोषी हैं, है ना, लेकिन आवास के आधार पे हम परपोषी होंगे, नहीं होंगे। तो परजीवी, देखो परजीवी वे होता है जो भोजन के लिए, है ना, जो भोजन के लिए एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो वे जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए, ठीक है, क्या लिखोगे आंसर में, वे जीव, वे जीव जो अपने भोजन एवं अपने भोजन एवं आवास के लिए
अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पर वे दूसरे जीवों निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। हे हम परजीवी कहते हैं। के ये हम क्या बोलेंगे? परजीवी कहते हैं। कि जो अपने भोजन के लिए भी और जो आवास के लिए, यानी उनका खुद का आवास भी नहीं है और उनकी खुद का जो भोजन खाने की जो सामग्रियां होती हैं वो भी नहीं है। तो वे जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा साथ साथ नोट करते हुए चलो, मैं साइड हो जा रही हूँ। वे जीव, ठीक है, जिनमें खुद का भोजन नहीं है, खुद का आवास नहीं है, वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ठीक है। क्या बोले जाएंगे? परजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन निर्माण की क्रिया, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसी है जो सिर्फ पौधों में पाई जाती है ना। ये ऐसी क्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है और सिर्फ पाई कहाँ जा रही है? पौधों में पाई जा रही है। यानी कि हम जो जीव जंतु हैं उनमें ये क्रिया नहीं पाई जाती। ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को लिखने हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कि जो समीकरण होते हैं, किस प्रकार जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन को बनाते हैं। जब आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा तो उसकी पूरी क्रियाविधि को लिखना होगा। यहाँ पे आपसे 1 नंबर में पूछा है तो सिर्फ आपको यहाँ पे समीकरण को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण समीकरण क्या होते हैं। बताइए, किसी बच्चे को अगर पता है तो कमेंट में आंसर लिखे कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है। ठीक है। तो समीकरण क्या लिखोगे? देखो, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, 6 CO, है ना। उसके बाद H2O लेते हैं। H2O कहाँ लेते हैं? जल से, है ना। भूमि से क्या लेंगे? H2O लेंगे। तो 6 CO2। इसके बाद ऊपर इनका क्या होता है? प्रकाश। ठीक है। ऊपर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है। किसका प्रकाश लेते हैं? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सनलाइट। ठीक है, क्या लेंगे? सनलाइट लेते हैं। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। और यहाँ पे क्लोरोफिल लेते हैं। क्या लेंगे? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल लेने के बाद, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जब दिन का टाइम आता है, कौन सा टाइम आता है? जब दिन का टाइम आता है तो ये दिन के टाइम में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, H2O लेंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पौधों में क्या होते हैं? क्लोरोफिल वर्धक होते हैं। तो ये क्या करते हैं? भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? C6H12O6। ठीक है, यानी कि जो भोजन बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्लस क्या बनेगा? 6 CO2, यानी ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी, प्लस 6H2O, और यहाँ पे जल भी बने। ठीक है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने क्या लिया? उन्होंने वातावरण से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिया? कौन सी गैस ली? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस ली। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने के बाद इन्होंने क्या लिया? जल को भी लिया। ठीक है। जल लेके सूर्य के प्रकाश और पत्तों में पिगमेंट की वजह से इन्होंने क्या बनाया? ग्लूकोज के फॉर्म में जो भोजन बनाया इन्होंने, क्या बनाया? ग्लूकोज के फॉर्म में। ये ग्लूकोज के रूप में इसमें भोजन बना और ग्लूकोज के रूप में भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी मिली, है ना। क्या मिली? ऑक्सीजन गैस भी मिली और ऑक्सीजन गैस के साथ साथ जल भी मिली। अब देखो, यही जो भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में बना है, इसी भोजन को पेड़ पौधे भी खाएंगे, है ना। और इसी भोजन को हम जीव जंतु भी खाते हैं। इसके साथ साथ ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को पेड़ पौधे भी लेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है। जैसे हमारे अंदर श्वसन होता है, सिर्फ पेड़ पौधों में श्वसन होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेड़ पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने भोजन को स्वयं खाते हैं। तो उनमें भी तो पाचन होना चाहिए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, इनको भी ऊर्जा चाहिए तो इनको भी ऊर्जा मिलती है। और यही भोजन हम भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं। इसी ऑक्सीजन गैस को पेड़ पौधे भी लेते हैं और हम भी। ठीक है, जल का यूज पेड़ पौधे भी करते हैं और हम भी।
ठीक है, समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है। तो C6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और ये जो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, यानी C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, सभी बच्चे नोट करो। अगला देखो, मानव हृदय कितने कोष्ठकों में विभक्त होता है। ये जो मानव का हृदय है ना, देखो हर एक जीव है, जैसे पक्षियों में हृदय 3 कोष्ठी होता है, कोई कोई ऐसा जीव है जिनमें जो हार्ट होता है वो 2 कोष्ठी होता है। तो मानव में हृदय कितने कोष्ठक में विभक्त होते हैं, जो मानव का हार्ट है वो कितने कोष्ठकों में विभक्त होता है, बताइए। ठीक है, तो बताइए जो मानव का हृदय है वो कितने कोष्ठकों में विभक्त होता है। आंसर में क्या लिखोगे, जो मानव हृदय है, ठीक है, मानव का हृदय, कि मानव का हृदय 4 कोष्ठकों के या 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसमें क्या है, 2 आलिंद है, ये 2 आलिंद है और 2 निलय है। ये 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ये मानव का क्या है, हृदय है, कि जो मानव का हृदय है वो 4 कोष्ठकों पर बना हुआ है, 2 आलिंद और 2 निलय। जैसे कि अगर आप हृदय की संरचना देखोगे, हमारा हृदय का संरचना होता है कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखो, इसमें 4, 2 आलिंद 2 निलय, यानी कि देखो ये जो दोनों हो गए, ठीक है, यहाँ पे जो सिरा वाला रहता है यहाँ पे कपाट होता है, लेकिन धमनी कपाट नहीं होता। तो 2 आलिंद और 2 निलय, ऊपर आलिंद होते हैं, नीचे क्या होते हैं, निलय होते हैं। जो मानव का हार्ट होता है वो 4 कोष्ठक होता है, यानी कि 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। ठीक है, अगला, डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है। मान लो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वो डेंगू हो गया, है ना, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या हो गया, डेंगू हो गया, तो डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है, बताइए कौन से ऐसा घटक है जिससे कि डेंगू, अगर किसी भी व्यक्ति को डेंगू हो गया, जो डेंगू बुखार होता है, तो डेंगू बुखार हो गया तो उसमें कौन से ब्लड की कमी होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की, किसकी कमी होगी बताइए। ठीक है, बताइए किसकी कमी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति डेंगू से ग्रसित है तो उस डेंगू से ग्रसित में किसकी कमी होगी। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे बेटा, कि डेंगू रोगी के रक्त में, ठीक है, क्या लिखोगे आप, कि डेंगू से ग्रसित व्यक्ति, है ना, या डेंगू रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, डेंगू रोगी के व्यक्ति में की व्यक्ति में प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जाती है। मान लो कोई भी व्यक्ति है जो डेंगू से ग्रसित है, उसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स की कमी, क्योंकि जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड क्या होते हैं, 3 ब्लड है, ब्लड के 3 प्रकार होते हैं, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, या जिसको हम कहते हैं थाम्ब्रोसाइट्स, थाम्ब्रोसाइट्स भी कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि डेंगू रोगी की व्यक्ति में जो ब्लड की, ठीक है, डेंगू रोगी की व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण उसे डेंगू बुखार हो जाता है, या थाम्ब्रोसाइट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण उसको डेंगू बुखार हो जाता है। इस डेंगू बुखार को हम क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है, बताइए जो रक्तचाप है,
तो रक्तचाप की जो माप है वो किस उपकरण के द्वारा की जाती है? बताइए बेटा, रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है? बताइए, किसी बच्चे को पता है कि जब हमें रक्तचाप की माप करना होगा तो हम इस रक्तचाप की माप को किस यंत्र के द्वारा या किस उपकरण के द्वारा लिखेंगे, नापा जाएगा? तो बेटा हम किससे नापते हैं? स्काइनो, ठीक है, किसके नापते हैं? स्काइमो मैनी, ठीक है, स्काइमो मैनोमीटर। किससे? स्काइमो रक्तचाप की माप द्वारा किया जाता, ठीक है, द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? बताइए। देखो, दो ऐसे संवहन ऊतक यानी कि संवहन बंडल पाए जाते हैं या वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स में एक भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है और दूसरा प्लांट्स के अंदर क्या करता है? एक तो भोजन को पहुंचाएगा और दूसरा क्या करेगा? पौधे के अंदर जल को पहुंचाएगा। तो पौधों में जल का परिवहन कहाँ होगा? भूमि से ऊपर जल के हर एक पौधे के हर एक भागों में। तो पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? बताइए, कौन सा ऐसा ऊतक है पौधों में जल का परिवहन करता है? बेटा हमेशा याद रखना कि पौधों में जल का परिवहन, ठीक है, आंसर क्या लिखोगे? पौधों में जल का परिवहन के पौधों में जल का परिवहन संवहन ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम ऊतक या जाइलम संवहन ऊतक के लिख सकते हो कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम संवहन के जाइलम संवहन तक के द्वारा तक के द्वारा होता है। द्वारा पौधों में जो जल का परिवहन जाइलम संवहन ऊतक के द्वारा होता है, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जाइलम का कार्य है पौधे के विभिन्न भागों में जल को पहुंचाना और फ्लोएम का कार्य है पौधे के विभिन्न भागों में किसको पहुंचाना? फ्लोएम किसको पहुंचाएगा? पौधे के विभिन्न भागों में किसको पहुंचाएगा? बताइए, पौधे के विभिन्न भागों में वो किसको पहुंचाने का कार्य करेगा? भोजन को, ठीक है, किसको पहुंचाने का काम करेगा? भोजन को पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक, नेक्स्ट, रक्त किस तरह का ऊतक है? बताइए, जो ब्लड होते हैं, रक्त किस तरह का ऊतक है? बताइए, जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है? देखो, जब हम अगर ऊतक की बात करेंगे, है ना, अगर हम टिश्यू की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू होता है वो चार प्रकार, कितने प्रकार के? चार प्रकार। पहला होता है हमारा एपिथेलियम टिश्यू। क्या होगा? एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव, इसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक कहते हैं। एपिथेलियम टिश्यू को कला ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। एक हमारा है मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू को हम कहते हैं पेशी, और एक है हमारा नर्वस टिश्यू को हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तो बताइए, जो हमारा ब्लड है, ब्लड किस तरह का ऊतक है? क्योंकि ये भी एक प्रकार का ऊतक ही माना जाए, क्योंकि ब्लड के भी अंदर क्या है? सेल्स है। ब्लड का जो निर्माण हुआ वो कोशिकाओं से ही हुआ है। जो हमारी ब्लड है, हमारे ब्लड में किस प्रकार का ऊतक है? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, और पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। हमेशा आप याद रखोगे कि जो हमारा ब्लड होता है वो क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे? रुधिर या रक्त, रक्त तरल संयोजी, के रक्त तरल संयोजी
तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, जो रक्त क्या है वो तरल संयोजी उत्तक है, जिसके मुख्य घटक, जिसका मुख्य घटक का मुख्य घटक प्लाज्मा, क्या है प्लाज्मा, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रोम्बोसाइट्स है, यानी कि क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा जो ब्लड है वो किस प्रकार का उत्तक है, आप हमेशा बताओगे जो ब्लड होते हैं वो तरल संयोजी उत्तक। कैसे हैं ब्लड जो होते हैं वो तरल संयोजी उत्तक है, और जिनका मुख्य घटक क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। क्योंकि जो ब्लड का निर्माण हुआ है वो प्लाज्मा और रुधिर केशिकाओं या रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, कि किससे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से ही हुआ है। तो जो रक्त हमारा होता है ये तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू, कि कनेक्टिव टिश्यू का ये एक प्रकार हो जाएगा तरल संयोजी। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त के जमने का क्या कारण है। जो हमारा ब्लड है, ब्लड जो हमारा जम जाता है, तो ये क्यों जमता है ना, जैसे हमें चोट लग गई, है ना, कभी कभी क्या होता है हमें चोट, तो चोट लगने की बाद हमें कुछ टाइम में तो ब्लड का तुरंत, अगर बहुत ज्यादा हमें चोट लग गई है तो कुछ एक नॉर्मल चोट होती है जो अंदरूनी होती है, जिसमें ब्लड नहीं निकलता, है ना, और कुछ ऐसी हमारी चोट होती है जिससे हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट फट गया, कट गया, है ना, तो उसमें से हमें ब्लड निकलने लगा। तो ऐसा नहीं होता कि जो ब्लड वहां से निकल रहा है वो ब्लड कंटिन्यू निकल, तो ब्लड का रुकना बंद जरूर होता है। तो रक्त की जमने यानी कि जो थक्का होते हैं, तो थक्का का क्या कारण है, किसकी वजह से जो रक्त है वो जमता है, बताइए। देखो, जो ब्लड का रक्त में जमने का कारण, देखो रीजन क्या है, आंसर क्या लिखोगे, कि रक्त के जमने का, ठीक है, रक्त के जमने यानी कि थक्का का, ठीक है, तो रक्त के जमने का मुख्य कारण, क्या कारण, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में फाइब्रिनी, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड का निर्माण ही प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हुआ है। तो जो हमारी क्या होती है, हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में हमारे फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। क्यों, क्योंकि जब हम देखे थे प्लाज्मा, है ना, ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के दो भाग होते हैं, है ना, प्लाज्मा का क्या होता है, दो भाग होता है। एक होता है ये दो चीजों से मिलकर बना, एक तो वाटर से मिलकर बना होता है, और एक क्या है, ऑर्गेनिक, है ना, एक कार्बनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक रसायनों से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बनिक हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो इसमें फाइब्रोनोजन प्रोटीन होते हैं, जिसके कारण अगर किसी भी कारणवश हमारा बॉडी कट जाता है या फट जाता है, तो जो ब्लड निकलता है उस ब्लड को यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है उसको क्लॉटिंग करता है, यानी कि थक्का जमा देता है। जैसे ही थक्का जम जाता है तो ब्लड का स्राव जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ब्लड का क्या जो स्राव होगा वो बंद हो जाए। ठीक है, तो नोट करते हुए चलना है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत इजी सा है। ठीक है, टफ कुछ है नहीं, इजी सा है, एक एक लाइन का आंसर है, एक एक लाइन का आंसर याद कर लोगे। इतनी भी आज की क्लास में मैं करवाऊंगी, ठीक है, आपने एकदम ईमानदारी से तैयार कर लिया, बोर्ड एग्जाम में आएगा आराम से करके, एक लाइन लिख के, एक लाइन ना लिख के, बस उसका मेन नाम लिख के ही तुमको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। और वही जब लघु उत्तरी होता है, दीर्घ उत्तरी होता है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा लिखने होते हैं। अगर एक पेज दो, अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो लगभग आपको 3 पेज लिखने होते हैं, कम से कम 3 पेज। और तुम अगर एक पेज लिख के आओगे तुम्हें एक ही नंबर मिलेगा। जरूरी नहीं होता कि तुमने 5 नंबर का क्वेश्चन करके तुम सही करके आए, तो कम टाइम है, ठीक है,
समय भी कम लगेगा, हाथ भी कम पेन करेगा। तो अच्छे से तैयार कर लेना कि अगर आ जाए तो हमें एक एक नंबर वाले से हम अच्छा खासा नंबर। ठीक है, अगला, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? मानव में जो वहन तंत्र है, तो मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? जो वहन होता है, मानव के अंदर जो वहन होता है, तो वहन में जो घटक तंत्र है, घटक तंत्र कौन कौन से हैं? बताइए, किसी बच्ची को पता है? बताइए, बताइए, मानव में वहन तंत्र के घटक। देखो आंसर क्या लिखोगे, मानव में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, मानव में वहन तंत्र के अंतर्गत, ठीक है, वहन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित के निम्नलिखित अंग आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित अंग आते हैं, जैसे रक्त। ठीक है, जैसे क्या होगा, रक्त या ब्लड, है ना, रक्त या ब्लड। हार्ट, के हार्ट या जिसको हम कहते हैं हृदय। ठीक है, और हमारी रक्त वाहिनियां, क्या आएंगी, रक्त वाहिनियां, ये हमारे वहन तंत्र में भाग लेती। रक्त वाहिनियां को हम कहते हैं ब्लड, के ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो मानव में जो हृदय तंत्र, वहन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं, जैसे रक्त यानी कि जो ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, और रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों में हम देखेंगे तो इस रक्त वाहिनियां में जो होती है हमारी धमनी, है ना, सिरा होता है, और दूसरी क्या होती है, धमनी। इन्हीं दोनों का कार्य होता है अंग से लेके ब्लड को हृदय में जाना, और हृदय से लेके अंगों में आना। ठीक है, और ब्लड के प्रकार आप जानते ही हो कि ब्लड के प्रकार क्या क्या होते हैं। हार्ट कितने चेंबर होते हैं, तो हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद आता है, 2 निलय। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा आएंगे। ठीक है, तो मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से होते हैं? तो मानव में जो वहन तंत्र के घटक हैं वो निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे रक्त बोलोगे, हार्ट बोलोगे, और रक्त वाहिनियां यानी कि धमनी और सिरा का होते हैं। ठीक है, नोट हो गया, साथ साथ नोट करते हुए चलने हैं। ठीक है, हो गया। बातें नहीं करनी है भाई, बातें नहीं करनी है, आपस में बातें नहीं करनी। क्लास खत्म होने के बाद जितनी मर्जी उतनी बातें कर लेना। ठीक है, क्लास जब तक चल रही है तो क्लास के टाइम में आपको बातें नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे बात कर लिए ना, फिर जब एग्जाम में आओ, जब बैठोगे, वही आपका दोस्त है, कितना ही अच्छा दोस्त क्यों नहीं होगा। ठीक है, आपकी कितनी ही नहीं, कितनी भी बनती हो, सब कुछ पढ़ती हो, लेकिन एग्जाम के टाइम अगर पास बैठ जाओगे तो वो दोस्त तुम्हारे काम नहीं है। ठीक है, तो क्लास चलती है, क्लास में पढ़ लो, उसके बाद जो बाकी टाइम बचता है ना, मौज मस्तियाँ करो, सब कुछ करो। अब ऐसा नहीं कि पढ़ने के चक्कर में जो आपका मौज मस्तियों का टाइम है, क्योंकि यही टाइम होता है मौज मस्तियाँ भी करने का, है ना, यही टाइम होता है सब कुछ करने का। तो हर एक टाइम, टाइम टाइम से जिसका जैसा मौका है, जो जैसा समय है, उस समय के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। जो आप लोग बीच बीच में बातें करने में हो, वो बातें आप लोग नहीं करनी। ठीक है, आगे, मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थों का नाम लिखिए। मानव के अंदर कौन से ऐसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, बताइए। मानव के अंदर 2 उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखिए। देखो, हमने जब मैं उत्सर्जन पढ़ा रही थी आपको, तो वहां पे मैं बताई थी मानव में 4 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 को नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 को लिखना है। तो बताइए, मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से, यहाँ मानव के अंदर। ठीक है, अगर हम समस्त जीवों की बात करेंगे, जो समस्त जीव होते हैं उत्सर्जन की क्रिया में क्या करते हैं, तो कुछ अमोनिया, कुछ यूरिया, कुछ यूरिक अम्ल, ठीक है, कुछ अमीनो अम्ल। तो मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थ कौन से, यानी कि उत्सर्जन के द्वारा जो मानव वो ऐसे किस पदार्थ को बाहर निकालता है। ठीक है, देखो मानव में अगर हम 2 उत्सर्जी तंत्र की बात करेंगे, तो देखो एक हमारा उत्सर्जी तंत्र क्या होता है, मल होता है ना, क्या होता है, एक मल होता है, और दूसरा क्या होता है, मूत्र। ठीक है, तो मानव में 2 उत्सर्जी तंत्र कौन से हैं, तो मानव में जो उत्सर्जन के द्वारा एक मल निकाला जाता है और एक मूत्र।
यानी मल क्या होगा, जो हम भोजन खाएंगे। तो पचे हुए भोजन को, जो हमारे बॉडी के यूज लायक भोजन होता है, हमारे शरीर की वृद्धि में लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जो हमारे बॉडी के या भोजन हमारे शरीर की यूज लायक नहीं होते, उसको हम बाहर ऑस्कर द्वार के द्वारा, एनएस द्वार के द्वारा उसको बाहर निकाल। तो मल हो गया। मूत्र हो गया। मूत्र क्या होगा, जैसे ब्लड हमारा फिल्टर हुआ, हमने जो पानी पिया, जो भी हुआ, तो अंदर जो हमारी अमोनिया गैस होती है, जो यूरिया होती है ना, ये सारे इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे बॉडी में अगर रहेंगी तो वो नुकसानदायक होंगी। ठीक है, तो मल और मूत्र मानव में दो उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, मल एवं मूत्र। ठीक है, मल मूत्र मानव में दो उत्सर्जी के मानव में उत्सर्जी पदार्थ है। कि क्या है, पदार्थ है। ओके, ठीक है। अगला, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। जैसे हम कोशिका की, है ना, हम एक शरीर की या जीव की क्रियात्मक इकाई या संरचनात्मक हम क्या कहते हैं, सेल कोशिका होती है। कोशिका ही हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो जो हमारा वृक्क है ना, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के को संरचना कौन देता है। संरचना के साथ साथ जो नेफ्रॉन वृक्क के अंदर, सॉरी किडनी के अंदर जो संरचनात्मक है, यानी किडनी को संरचना कौन देगा, स्ट्रक्चर कौन देता है, क्रियात्मक। यानी किडनी के अंदर हम कहते हैं हमारा ब्लड का फिल्टर होता है, किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये क्रियात्मक इकाई करता कौन है। तो आप आंसर क्या लिखोगे कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे, वृक्क की, ठीक है, वृक्क की रचनात्मक, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं, नेफ्रॉन। क्या होंगे, नेफ्रॉन होते हैं या नेफ्रॉन है। ठीक है, जो भी। तो वृक्क की, यानी कि ये जो नेफ्रॉन होते हैं वृक्क के अंदर, है ना, जब हम वृक्क की संरचना देखते हैं, जो हमारा वृक्क होता है, ये हमारी धमनी और सिरा जो होती है, वेसल्स होती है। यहाँ पे हमारा पेल्विस वाला भाग होता है। ठीक है, इस पेल्विस वाले भाग से क्या निकलते हैं, जो यूरिन, ठीक है, जो मूत्रवाहिनी निकलती है। और मूत्रवाहिनी निकलने के बाद यहाँ पे ये संरचना देखोगे, ये हमारी किडनी होती है। ठीक है, क्या होती है, किडनी होती है। तो इसी किडनी में क्या पाए जाते हैं, मेडुला होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या नजर आते हैं, मेडुला नजर आते हैं। इसी मेडुला में धसे हुए, ठीक है, ये भाग हमारा मेडुला वाला हो जाता है। और ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं वलकुट, है ना, कॉर्टेक्स कहते हैं। ये वाला भाग हमारा क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। और ये बीच वाला जो भाग होता है इसको मेडुला कहते हैं। इसी मेडुला में जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं वो उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इसीलिए जो नेफ्रॉन होगा वो वृक्क का एक अंदर का संरचना वाला भाग, यानी कि संरचनात्मक रचना भी करेगा। और रचना के साथ साथ इनके अंदर जो ब्लड फिल्टर हो रहा है ना, ब्लड छन रहा है और यूरिन का निर्माण हो रहा है, वो क्रिया भी करने में। ठीक है, अगला, मनुष्य में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। मनुष्य में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, बताइए। मनुष्य में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पौधों होगा, ठीक है, मनुष्य नहीं होगा, कि पौधों में, ठीक है, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। देखो जो पौधा है ना, जो पौधा है, तो पौधों में जो टैनिन नामक पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे कि पौधों में टैनिन, के टैनिन नामक पदार्थ, ठीक है, टैनिन नामक पदार्थ, ठीक है, इसमें उत्सर्जन, ठीक है, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ उत्सर्जन में भाग लेते, ठीक है, उत्सर्जन में भाग लेते हैं या उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जो
पौधों के जो पौधों के छालों में, पौधों में छाल होते हैं ना, तो पौधों के छालों में पाई जाती है। ठीक है, जो पौधे होगी, पौधे की जो छाल होती है, छाल में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। पौधों में जो टैलिन नामक पदार्थ होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, पौधों के छालों में पाए जाते हैं। कार्य क्या होगा, उत्सर्जन का कार्य करेंगे, क्योंकि पौधों को भी क्या करना, उत्सर्जन करना है, उनका भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इनका कार्य है उत्सर्जन करना, ये उत्सर्जन में भाग लेते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने के साथ साथ ये कहाँ पाए जाएंगे, जो पौधे की जो छाले होती हैं उस छाल में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे, वृक्क किस तंत्र का एक भाग है, जो हमारा वृक्क होता है ना, जो वृक्क है ये किस तंत्र का एक भाग है, बताइए, वृक्क किस तंत्र का एक भाग है, जो वृक्क है वो किस तंत्र का एक भाग है, आंसर लिखोगे जो वृक्क है। ठीक है, वृक्क, वृक्क यानी जिसको हम किडनी कहते हैं, सर्जन तंत्र का, ठीक है, उत्सर्जन, सर्जन तंत्र का भाग है, इसका भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो वृक्क किस तंत्र का भाग होता है, आप हमेशा बताओगे जो वृक्क है, वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। किसका भाग होगा, उत्सर्जन तंत्र का, क्योंकि उत्सर्जन के द्वारा ही हमारे शरीर के जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो निकालते हैं, वो चाहे पौधा होगा, पौधे में उत्सर्जन जो हो रहा है वो टैनिन नामक पदार्थ से हो रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, पौधे के छालों में पाया जा रहा है। मानव में जो उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन कौन सा, उत्सर्जन तंत्र कौन है, वृक्क, वृक्क है, वृक्क हो गया, मूत्राशय, ठीक है, मूत्र मार्ग, है ना, ये सारे हमारे क्या उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास भी होगी ऐसे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई एक टॉपिक की। ठीक है, तब तक आज की भी क्लास को आपको रिवीजन करने हैं, इसके साथ साथ पीछे की जितनी भी क्लासेज आपने नहीं किए, है ना, कोई भी ऐसी क्लास यानी कि जितने भी आपकी कौन कौन से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम पढ़ना वो भी क्लास हो चुकी है ना, क्या अंतर होते वो भी हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे क्लासेस हो चुके हैं, और बाकी जितने भी आपका जय प्रक्रम वाला चैप्टर पूरा तरीके से खत्म हो चुका है, इसके साथ साथ नियंत्रण एवं समन्वय वाला ये भी चैप्टर खत्म हो चुका है। तो इन दोनों चैप्टर को आपको इसी चैनल पे जाके आपको देख लेने हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, अभी जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, करवाए जा रहे हैं, आपको देखने हैं, और देखने ही नहीं है, साथ साथ नोट भी करने हैं, और नोट करने के बाद, देखने के बाद, एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आपको लिखने हैं। क्योंकि आप दूसरों का नकल मारेंगे वो आपको काम नहीं देगा, आप जो खुद से सीखेंगे, खुद से लिखेंगे, वो आपको काम। ठीक है, बस, बाय बाय सभी को, टेक केयर।